अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर डेवलपमेंट आपके साथ शेयर की जा सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मिडिल ईस्ट लर्ज़ उठा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो है जंगी घंटियाँ बजना शुरू हो चुकी हैं, उस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे, कल के रोज़ 12 जून 2025 को जो है एयर इंडिया का एक तैयारा जो गिरकर तबाह हुआ, उसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो है बदकिस्मत त्यारे की बात कर लेते हैं, जो बहुत सारी इंसानी ज़िंदगी को निगल कर खा गया। इंसानी जानों का ज़िया कहीं पे भी हो, किसी मुल्क में भी हो, चाहे वो सरहद के इस तरफ हो, सरहद के उस तरफ हो, या दुनिया में कहीं पे भी हो, वो बिल्कुल काबिल अफसोस और काबिल रहम होता है। इंसानी का जानों का ज़िया कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक ही दफ़ा इंसान को मिलती है, और जब उस ज़िंदगी का इस तरह जो है अचानक से ख़ात्मा हो जाए तो बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं, बहुत सारे लोगों के अरमान टूटते हैं, बहुत सारे जो घर जो होते हैं वो उजड़ जाते हैं। तो सबसे पहले उस त्यारे की बात कर लेते हैं। जो फ़्लाइट एयर इंडिया जो है, इंडिया का त्यारा A171 जो है, कल तकरीबन 1:38 अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो उड़ता है, और उड़ने के विद इन मिनट के बाद जो पायलट हैं, जो एक एक्सपीरियंस पायलट थे, उन्होंने मैडे की कॉल की। इसका मतलब यह है कि जहाज़ के अंदर ख़राबी है, एमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है। और तकरीबन 625 फीट बुलंद होने के बाद जो है, जो तैयारा था उसका राब्ता उसके कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो जाता है, और उसके बाद जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसके करीब ही जो मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसके हॉस्टल के ऊपर जो है त्यारा गिर कर तबाह होता है। उसके बाद आग, धुआं और सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। तो उस त्यारे के अंदर जो तकरीबन 242 अफराद सवार थे, जिनमें 230 जो उसके पैसेंजर्स थे, और जो 12 के करीब जो है त्यारे के जो मुलाजमीन थे वो शामिल थे। उन 230 जो पैसेंजर्स में 169 जो इंडियन नेशनल्स थे, और 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, और 7 पुर्तगाली थे, और 1 कैनेडियन नेशनल शामिल था। और जो इतलात के मुताबिक जहाँ पे यह त्यारा गिरकर तबाह हुआ है, वहाँ पे भी आलमोस्ट 53 के करीब जो कैजुअलिटीज़ जो वहाँ पे हुई हैं, तकरीबन 300 के करीब जो हैं शहादतें हुई हैं। और जब भी त्यारे हादसा होता है कहीं पे भी दुनिया में, तो हमेशा के तौर पे एक जो ख़बर आती है कि एक इंसान जो है मौज़ाती तौर पर इस त्यारे से बच के निकला है। और कल जब ये त्यारा गिरने की जो है अफवाह मिली है, ख़बर फैली दुनिया के अंदर, और जो वीडियोस देखी गई, तो इस त्यारे के अंदर से भी एक जो ब्रिटिश नेशनल था वो भी जो है इस त्यारा हादसे में बचा। उसने जो एमरजेंसी एग्ज़िट है उससे छलांग लगाई, और उससे जो ब्रिटिश इंडियन है उसका वो आइडेंटिफाई हुए हैं विश्वास कुमार रमेश के नाम से, जो कि सीट 11A के ऊपर बैठे हुए थे, और इमरजेंसी एग्ज़िट से उन्होंने छलांग लगाई, और उसके बाद वो माइनर इंजरीज़ के साथ अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। अब बात यह है कि सरहदों का इंसानी जानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इंसानी जानों का ज़िया दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, वो काबिल अफसोस और काबिल रहम होता है। अब जब कल इंडिया के अंदर जो है ये इंडियन प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद जो, क्योंकि जब इस तरह के हादसात होते हैं तो एक जो है ना इंसानियत से सकती है, इंसानियत फड़फड़ाती है, कितने सारे, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, और जब इसका अचानक से ख़ात्मा हो जाता है तो बहुत सारी जो है आएँ और सिस्कियाँ पीछे रह जाती हैं, तो बहुत सारे ख़ानदान उजड़ जाते हैं, और बहुत सारे जो है लोगों के जो घर वीरान हो जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो पूरी दुनिया की तरफ से इंडिया को जो है ताज़ियती जो है बयानात दुनिया से मिल रहे हैं। दुनिया उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रही है, और जो मरने वाले अफराद हैं उनके साथ जो है इज़हार हमदर्दी कर रही है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने भी इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को जो करंट जो टेन्योर चल रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा
सख्त तरीन माहौल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। रिसेंटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में एक जंग के बाद जो है अभी भी उस जंग का जो ख़तरा टला नहीं है। उस सारी सूरत हाल के बाद भी अभी भी वो लोग जो है पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ने जो है और चीफ मिनिस्टर्स और ने जो इन बाहर मुतासरा ख़ानदानों के साथ इजहार अफसोस का है। और इंटरेस्टिंगली अब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और जो PML इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने जो है और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है इंडिया के साथ इज़हार हमदर्दी का बयान दिया है। अब बात यह है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग का माहौल था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक न ख़त्म होने वाला ड्रोन्स का सिलसिला किया जा रहा था, पाकिस्तान की आबादियों और जो है इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त जो पाकिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके मुंह से कोई एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। और इसकी तनकीद सोशल मीडिया के अंदर वो आम आवाम जो है तो कर ही रही थी। साथ जो इस वक्त जो बाअसर शख्सियात हैं जिनके ताल्लुकात जो है पाकिस्तान की जो पावरफुल अदारों के साथ है, वो भी इसको इज़हार कर चुके थे कि जो नवाज़ शरीफ और जो मरीम नवाज़ ने इन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो किसी किस्म का कोई बयान न देकर जो है अदारों के अंदर जो है इनके ख़िलाफ़ एक जो एक नेगेटिव सोच पाई जाती है। तो खैर अब क्योंकि जो है पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ भी है, इनको इतना जल्दी दुख नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो एक प्लेन क्रैश हुआ जो काबिल अफसोस है, हर इंसान को इसके लिए इजहार अफसोस करना चाहिए। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में जब किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ होती है तो फॉर गॉड सेक आप भी आगे बढ़ा करें और पाकिस्तान के हक़ में भी इस तरह की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया करें कि पाकिस्तान के ऊपर आपने जो कई दहाइयाँ हुक्मरानी की है। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का जो सबसे अहम खबर है आज की, वो है कि मिडिल ईस्ट लर्ज़ उठाया। ये जो इज़राइल है, इसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक बयान में ये कहा कि ये हमला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये तब तक जारी रहेगा जब तक जो है ईरान के न्यूक्लियर पावर होने का जो ख़तरा है ये ख़त्म नहीं होता, तब तक ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरी तरफ ईरान ने जो है इसको इसराइल के हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उसमें ईरान के बहुत टॉप ऑफिशियल्स की शहीद होने की खबरें हैं, जिसमें मिलिट्री टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें जो है साइंटिस्ट हैं, उनके शहीद होने की इतलात हैं। उसके बाद जब ये खबरें, जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उस हमले के बाद जो है ईरान ने वापस ही जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया और ईरान के ऊपर तकरीबन 100 के करीब जो है जो ड्रोन है वो फेंके हैं। और ईरान का दावा कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है और उनको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो रहा है। और दोनों तरफ ईरान और जो इज़राइल है उसके जो एयर ऑपरेशंस हैं वो तमाम मुअत्तल हो चुके हैं। दोनों स्टेट्स के अंदर जो है एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है, इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। और अब कुछ इस सारे बैकग्राउंड की तरफ इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बैकग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जान सकेंगे तब तक जो ईरान और इज़राइल का कन्फ्लिक्ट है उसको समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इस वक्त जो ईरान के ऊपर दुनिया का, या मैं ये कहूँगा इसराइल का जो एलिगेशंस हैं, अमेरिका के एलिगेशंस हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आप जो ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशंस इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप जियोग्राफिकल लोकेशंस को नहीं समझेंगे ये मामला आपको समझ नहीं आएगा।
तो क्योंकि ईरान और इसराइल का आपस में कोई किसी किस्म का ज़मीनी कनेक्शन नहीं है, जो ईरान और इसराइल आपस में नाइबर्स नहीं हैं, उनकी कोई बॉर्डर शेयर्स नहीं होते। जो ईरान इस वक्त ईरान की जो लोकेशन है, ईरान जो है मगरबी एशिया का हिस्सा है, और जो उसके जो शुमाल में मशरक़ में है वो इराक़ है, और ईरान और जॉर्डन या इसराइल के दरमियान जो इलाके हैं या मुल्क हैं वो ईरान और सूरिया डिपेंड अपॉन आप किस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्योंकि अब ईरान और इसराइल का आपस में कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है, किसी किस्म का जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो फिर एलिगेशंस क्या हैं इस ईरान के ऊपर। तो जो ईरान के ऊपर एलिगेशंस हैं उनमें सबसे पहला एलिगेशन ये है कि जो है ईरान जो वेपन और वेपन के कंपोनेंट स्मगल करता है। अब कैसे स्मगल करता है, तो बताया जाता है कि पहला जो रूट जो वेपन्स का और वेपन के कंपोनेंट्स को स्मगल करने का वो ये है कि सूडान से जो इजिप्ट से गज़ा वाया टनल्स के थ्रू 2013 से पहले जो है वेपन्स को स्मगल किया जाता रहा है। और दूसरा जो रूट है सूरिया से लबनान, और लबनान से वेस्ट बैंक हिजबुल्लाह की जो है इन्वॉल्व करके जो है ये जो वेपन है और उनके कंपोनेंट को स्मगल किया जाता है। दूसरा जो ईरान के ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि ईरान जो है ट्रेनिंग और फंडिंग करता है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। उसमें यह है कि जो ये कहाँ का ये ट्रेनिंग्स देते हैं जो मिलिटेंट्स को, वो यहाँ ईरान के अंदर सूरिया और लबनान के जो अलाइड ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, उनकी जो हिजबुल्लाह है उसकी जो कोलैबोरेशन से जो है ये जो ईरान है ये सूरिया और लबनान के अंदर जो है मिलिट्री ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। तीसरा जो इल्ज़ाम है ईरान पे वो ये है कि जो ईरान है वो प्रॉक्सीज नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब प्रॉक्सीज किन को कहा जा रहा है, जो लेबनान की जो हिजबुल्लाह है उसको प्रॉक्सी कहा जा रहा है, और शेठी मिलिटियाज इन इराक एंड सूरिया की जो ये जो है इनको एज इन प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके जो ईरान है वो कार्रवाइयाँ करता है। तो अब सारी सूरत हाल ये है, इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको पूरी दुनिया स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कंडेम कर चुकी हैं। पाकिस्तान जो ईरान के ऊपर हमले को कंडेम कर चुका है। अब बात यह है कि कहा जाता है कि जो ईरान की तरफ से इल्ज़ाम है कि ये जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है ये अमेरिका की मदद के साथ किया है। अमेरिकन के वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने इसको डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि जो है इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन इसके अंदर हमारी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन अगर जो है ईरान जो है इसराइल के ऊपर दोबारा किसी किस्म का जवाबी हमला करता है तो जो अमेरिका है वो इसराइल के सपोर्ट करेगा और उसकी मुकम्मल जो है हमायत और मदद करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने ये कहा कि क्योंकि ये जो ईरान के ऊपर हमला था वो सिर्फ इसराइल ने नहीं किया बल्कि अमेरिका इन्वॉल्व था, इसलिए जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के वो भी अब इस ख़तरे से खाली नहीं है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि जब दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो एटॉमिक जो पावर्स रखते हैं, तो वाई नॉट ईरान को ये सारी चीज़ें रखने की या इस तरह की अपनी जो डिफेंस को मजबूत बनाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। अब सवाल पैदा होता है ये, तो बात यह है कि दुनिया के अंदर कहीं भी किसी किस्म का कोई वेपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। दुनिया के अंदर जो दुनिया को राख में तब्दील करने के जितने भी जो आलात हैं इनका खात्मा होना चाहिए। दुनिया के अंदर तमाम किस्म की जो जंगी साजो सामान है इसका खात्मा होना चाहिए ताकि दुनिया को जो है अमन का जो पैगाम मिले। लेकिन अगर इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दुनिया में जो है या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो वाई नॉट ईरान को इसलिए इजाज़त नहीं जाती क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के लिए अगर कोई मुल्क थ्रेट है तो वो ईरान है, जो इनको ये नेक टू नेक आके बात करता है। तो हालिया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की शदगी इतनी शिद्दत इख्तियार करके वाई दीज टू कंट्रीज स्टेप बैक, क्वेश्चन ये है कि वाई दीज टू कंट्रीज स्टेप बैक। द आंसर इज द ओनली बिकॉज दे बोथ आर एटॉमिक पावर्स।
ठीक है। अब जब जो इसराइल जो ईरान है, ईरान अगर किसी किस्म का भी एटॉमिक जो तजर्बे कर देता है तो होगा क्या? तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है जो पावर, जो डिसबैलेंस पावर है, वो इक्वलिटी की बेस पे आएगा। उसके बाद किसी भी स्टेट का को बैत धड़ा किसी के ऊपर हमले करने या जारियत करने की वो करने से पहले सोचेगा। तो इसलिए जो ईरान है वो इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल है उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो ईरान है। अगर ईरान इस तरह की किसी में जोहरी जो है ताकत का हामिल हो जाता है तो वो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के अंदर गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं देगा। तो सारी सूरत हाल ये है कि जो प्रोटेक्शन है वो इसराइल को हासिल करने के लिए, जो ईरान को ये एटमी पावर हासिल करने के लिए रोका जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।